कौन सी बीमारियां हैं जिनके आगे प्रोसीजर करने में मुश्किल पेश आती है? ये टॉपिक हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटीबायोटिक का तो पता है, रेजिस्टेंस क्या है? हमारे मुल्क के लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हम जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसका असर नहीं होता हमें। ये रेजिस्टेंस डेवलप होने का क्या वजह क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स विद योर होस्ट अरूज बेग, your trusted platform where we explore the most important topics in health and wellness with the leading experts. Today we are diving into a very crucial and urgent global health concern, antibiotic रेजिस्टेंस। सो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक वैसे तो मिलियन ऑफ लाइव्स को जो सेव करती है, लेकिन इसका ओवरयूज़, इसका मिसयूज़ किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये जानने के लिए आज हमने डॉक्टर तारिक मियाँ को मदऊ किया है। सीनियर कंसल्टेंट हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेसिडेंट हैं एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं सर आपके? सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि एंटीबायोटिक का तो पता है, रेजिस्टेंस क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टॉपिक हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पब्लिक के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी बोथ। रीज़न क्या है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं इनमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन तमाम बीमारियों के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो जरासीमों से फैलती हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक हेल्थ के ज़रिए इसको और प्रिवेंशन के ज़रिए इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। जैसे पोलियो है, पोलियो पूरी दुनिया में कंट्रोल हो गया, हमारे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में रह गया। इसी तरह बाकी बेशुमार डिजीज़, ठीक है, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो पूरी दुनिया से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, इन लोगों ने अपने यहाँ से वो ख़त्म कर लिए। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और उसकी वजह से ये था कि जैसे अगर आप 20वीं सेंचुरी को मैं लूँ तो 20वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा जो कारनामा था वो था एंटीबायोटिक्स की इजाद। सही। अच्छा, ये बेसिकली सिर्फ एंटीबायोटिक नहीं, एंटी माइक्रोबियल, जिसमें फंगस भी आ जाएगी, जिसमें वायरसेस भी आ जाएंगे, जिसमें पैरासाइट्स भी आ जाएंगे, तो ये सारा एज ए होल इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे मुल्क के लिए ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखें, जब कोई इन्फेक्शन होता है तो पहले क्या था कि सस्ते एंटीबायोटिक्स, इनके भी ग्रेडिंग है एंटीबायोटिक्स की, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो सस्ती होती है, वो इजीली अवेलेबल होती है और अफोर्डिंग होती है। लिहाजा ये था कि शुरू में जैसे पेनिसिलिन जो थी वो 1920 में ईजाद हुई, लेकिन 1940 में उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होगी। इतनी जल्दी। और कुछ तो एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनकी विद इन फ्यू ईयर्स उनकी रेजिस्टेंस डेवलप होगी। अच्छा, ये रेजिस्टेंस डेवलप होने का क्या वजह क्या है? जी। हर दवाई की एक तो डोज होती है, एक उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, और एक प्रॉपर इंडिकेशन। मसलन आपको वायरल इन्फेक्शन है और मैं आपको एंटीबायोटिक लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह में बाकी जो जरासीम है वो खामखा आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंट होते जाएंगे। क्योंकि ओवर यूज़ जो होता है ना एंटीबायोटिक का, ये रेजिस्टेंस की है। मिस यूज़, ओवर यूज़, नॉन इंडिकेशन, नॉन जुडिशियल यूज़, ये सारे बनते हैं सबब के जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। अच्छा, इसमें चंद एक मिसालें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये इतना अलार्मिंग बन गया कि हमें पूरे मुल्क पे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। 2016 में हैदराबाद में एक टाइफाइड बुखार था और उसकी XDR जो एक्सट्रीम
ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है वो वहाँ पे आ गया। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि जितनी सस्ती दवाइयाँ थी वो सारी ही उसको रेजिस्टेंट था। तो हमें 2 दवाइयाँ रह गई, अगर उनका प्रॉपर कोर्स किया जाए तो वो तकरीबन 1 लाख से ऊपर चला जाता है। अच्छा। तो जब ये सूरत हाल हुई और वो फिर पूरे सिंध में फैल गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चूँकि लोग ट्रैवल करते हैं, आजकल ट्रैवलिंग बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वही जो मरीज़ आए पंजाब में तो उन्होंने फिर पंजाब में फैला दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने इम्यूनाइजेशन शुरू कर दी बच्चों में। सही है। तो उन्होंने ये तकरीबन 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों में उन्होंने टीके लगाए हिफाजती, उससे काफ़ी हद तक टाइफाइड पे हमने काबू पा लिया। ठीक है। तो इस तरह से बाकी बेशुमार हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अब हॉस्पिटल में जो टीचिंग हॉस्पिटल है हमारे, उसमें रोज़ के बेशुमार ऑपरेशन होते हैं। ठीक है सर, रेजिस्टेंस का मतलब हम ये ले सकते हैं कि हम जब भी एंटीबायोटिक लेते हैं उसका असर नहीं होता हमें। एग्जैक्टली ये है ठीक कि आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि असूल क्या है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने का। असूल तो ये है कि आप जो भी सस्पेक्ट कर रहे हैं एंटीबायोटिक बैक्टीरिया, उसको ग्रो करें लैब में और उसका कल्चर सेंसिटिविटी देखें कि वो किन दवाइयों को सेंसिटिव है, फिर वही दवाई आप प्रिस्क्राइब करें। असूल ये है। लेकिन हमारे इकोनॉमिकल हालात ये हैं कि अगर टाइफाइड का ब्लड कल्चर किया जाए तो वो हज़ारों रुपए में है, तो मरीज़ तो हमारा उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सर, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुई हो तो कौन सी बीमारियां हैं जिनके आगे प्रोसीजर करने में मुश्किल पेश आती है? देखिए, हमारे यहाँ कॉमन बेशुमार आम जो स्टेफ्लोकाकल इन्फेक्शन है, स्टेप्टोकाकल जिसमें गले का निमोनिया हो गया, टीबी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये बेशुमार बीमारियां हैं जिनके जो ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, मतलब टीबी को अगर ले जाएं, पहले था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, 3 दवाइयाँ उसमें दी जाती हैं, तो बेशुमार मरीज़ उसको रेजिस्टेंट हो गए। फिर उन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पहले आए, फिर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस XDR। तो जो XDR है पेशेंट, चूँकि होता क्या है, क्यों ये होता है, हमारा पेशेंट बुखार है ना, आज 104 है, उसको एंटीबायोटिक दिया, दूसरे या तीसरे दिन बुखार उतर गया, उसने साथ ही ट्रीटमेंट बंद कर देनी। अब टीबी का इलाज 6 महीने का है, महीना खाता है पेशेंट, वो समझता है बुखार भी ठीक हो गया, खांसी भी बेहतर हो गई है, तो अब मैं 6 महीने क्यों खाऊं, वो बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो वही जो जरासीम जो कि पहले सेंसिटिव था, अब क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। यानी कोर्स कंप्लीट ना करने की वजह से भी रेजिस्टेंस हो जाती है? कोर्स कंप्लीट ना करने से, प्रॉपर डोज, ठीक है, डोज चाहिए थी 1 ग्राम, आपने दे दी 500 मिलीग्राम, वो अंडर डोजेज है। वो भी ट्रीटमेंट चाहिए थी 10 दिन, आपने 2 दिन करके छोड़ दी। ठीक है, था वायरस, आपने बैक्टीरिया समझ के दे दिया। ठीक है, फिर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम यह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने वन हेल्थ में क्या है कि एग्रीकल्चर, वेटरनरी और ह्यूमन तीनों को इन्वॉल्व किया। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं। फिर ये है कि आप अंदाज़ा करें कि जो हमारी पोल्ट्री, ये ब्रायलर चिकन है, इसके लिए कई टन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो है ना, जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है, वो इंपोर्ट किए गए। किस लिए? उनकी फीड में शामिल करने के उनकी लिए। फीड में एंटीबायोटिक क्यों शामिल करते हैं? बस वो ये है कि इन्हें कोई बीमारी, मतलब हिफ्ज़े मातकदम कि इन्हें कोई बीमारी ना लग जाए। ठीक है जी, वो गोश्त हम खा रहे हैं। ठीक है जी, अब उससे और इसी जो फसल स्प्रे हुआ है वो हम वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट भी हैं, वो सारा कुछ हम खा रहे हैं। इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, पेस्टिसाइड से भी। अच्छा, फिर एक और बहुत बड़ी रीज़न है, हमारा मुल्क शायद दुनिया के चंद एक आध मुल्क होगा, बल्कि सार कंट्रीज़ में सिर्फ हम ही हैं जिनमें ओवर द काउंटर आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप जाके जो मर्जी एंटीबायोटिक। अच्छा, जो 3rd 4th जनरेशन होती है ना, वो गवर्नमेंट रिजर्व रखती है अनटिल अनलेस कि कोई इंडिकेशन ना हो, वो आप खरीद ही नहीं सकते।
हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ कोएक्स बहुत ज़्यादा है। वो ये समझते हुए कि जितना महंगा टीका लिखेंगे वो पेशेंट उतना ही ज़्यादा समझेगा कि बड़ी अच्छी दवाई दी है। सही है। अब वो शुरू ही 4th जनरेशन से कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो जो 4th जनरेशन जो कि हमने संभाल के रखनी थी कोई Emergency सीरियस के लिए। इन्फेक्शंस के लिए, अब वो भी अपना असर छोड़ रही है, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारे लिए इसलिए अलार्मिंग है कि अगर, और हम डॉक्टर इस पे क्यों चीख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले, वो इसलिए कि हमारे पास इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि मैंने तशीस भी सही कर ली, मैंने एंटीबायोटिक भी सही चूज़ किया और डोज भी पूरी दी, पेशेंट को ड्यूरेशन भी पूरा कहा, लेकिन वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, बग जो है, जरासीम जो है। सही। अब क्या होगा कि वो उसके ऊपर असर नहीं होगा। जब असर नहीं होगा, उसका फीवर ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अब क्या होगा कि पेशेंट ये समझेगा कि डॉक्टर जो है उसने मेरी पूरी प्रॉपर तशखीस ही नहीं की, मेरा सही इलाज ही नहीं किया। तो हम हैंडीकैप हो जाएंगे कि हमारे पेशेंट जो है हमारे सामने इन्फेक्शन से, सेप्टिसीमिया से मर जाएंगे, और 2,21,000 डेथ हुई 2019 में ड्यू टू ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। और अभी ये इसकी कितनी रेशियो पाई जा रही है, आप क्या समझते हैं? अब तो बेशुमार डिजीज़ आगे बढ़ती जा रही हैं, जिनमें टीबी भी बढ़ रही है, क्योंकि जो XDR टीबी का पेशेंट होगा ना, वो दूसरे को जो लगाएगा तो XDR ही लगाएगा। सही। और एक टीबी का पेशेंट को 15-20 मरीजों को इन्फेक्ट कर देता है। वायरल होता है? नहीं, बैक्टीरियल है ना। तो एक से उसने खांसी की फिजा में उसके जरासीम ड्रॉपलेट की शक्ल में सस्पेंडेड रहे, वहाँ पे दूसरा बंदा आया, उसने सांस लिया, वो उसके जरासीम अंदर गए, उसकी इम्यूनिटी लो थी, उसमें वो बीमारी बन गई। तो सर डॉक्टर कैसे इंडिकेट करते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है? ये तो आपको मसलन गले का अगर है ना, तो गले में 80% वायरल होता है, लेकिन अगर आप टॉन्सिल को देखते हैं और उसके ऊपर पस जमा है तो ये बैक्टीरियल है। निमोनिया जो है वो ज्यादातर बैक्टीरियल होता है, सही। ठीक है ना। इसलिए आपको साइट और टाइप ऑफ इन्फेक्शन से पता चल जाता है कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। ठीक है। तो सर खांसी, नज़ला, जुकाम, ये गला ख़राब, इसमें एंटीबायोटिक का यूज़ कर लेना चाहिए? असूली तौर पे नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हैं। हाँ, इसमें ना आप जैसे कोई कफ सिरप ले लिया, पैरास्टामोल ले लिया, जुशांदा को ले लिया, गर्म चीज़ें मशरूबात ले लिए और रेस्ट किया, अपनी प्रोटीन डाइट ली, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया, या फिर ये है कि वैक्सीनेशन हमारे हाथ बहुत बड़ा हथियार है। हम अब साल की भी है टाइफाइड की वैक्सीन, 3 साल की भी है, बच्चों में भी है, इसी तरह निमोनिया की वैक्सीन है, ठीक है जी, और मेनिंजाइटिस की वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन अगर हम लोगों को लगा दें तो हम उनको बचा लेंगे इन्फेक्शन से। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर कोशिश करें, पहले एकदम से जंप ना करें एंटीबायोटिक से, पहले ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आजमाएं, और थोड़ा सा सब्र के साथ। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो ही थोड़ा सा बच्चा बीमार हो, उसके बुखार तेज़ हुआ, तो साथ ही पैनिक होके तो वो हमारे एंटीबायोटिक। तो सर वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को फौरी तौर पे यूज़ करवाना ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक। एक तो वहाँ पे रोल कोई नहीं एंटीबायोटिक का, तो एंटीबायोटिक फ़ायदा कोई नहीं देगा लेकिन नुकसान काफ़ी देगा, ठीक है। देखिए, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है जी। ये दवाइयाँ कोई कैंडीज़ नहीं है कि आप बांटते फिरें हर एक को। ये जहाँ पे प्रॉपर, मतलब एक मशहूर सेइंग है कि एक दवाई एक बंदे के लिए तिर्याक हो सकती है, दूसरे के लिए जहर हो सकती है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। लिहाजा ये, और जो हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़रूरी, लोग कहते हैं जी डॉक्टर ने भी तो यही लिख के देना। डॉक्टर ने 5 साल लगाए MBBS में, उसके बाद हाउस जॉब में, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर पूरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस, ठीक है ना। और एक बंदा जो मैट्रिक पास है वो कैसे उसके बराबर हो सकता है कि वो डिसीजन ले ले कि मैं ये करना है। लिहाजा
हमें पब्लिक को भी समझाना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को भी कहना पड़ेगा कि आप ये एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है ओवर द काउंटर ये बंद करें, सिवाय प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के, जो कि पूरी दुनिया में है। हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे कि जो पूरी वर्ल्ड इसके ऊपर है, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं। सर उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ना या तो कानून पहले बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है, और बनाए तो उसके ऊपर अमल नहीं होता। ठीक है ना, ये हम चीख के कई दफ़ा कह चुके हैं। होता क्या है कि क्वैक्स के वोट ज़्यादा हैं, क्वैक्स इनके होते हैं, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मेंबर होते हैं। ठीक है जी, जब कोई ऐसा कानून बनना लगता है तो ये जनाब शोर मचा देते हैं, और लोग चूँकि जमहूरी हुकूमत है, लोगों ने वोट लेने होते हैं, तो फिर वो कानून वहीं का वहीं धरा रह जाता है। अगर मैं ये वार्न कर रहा हूँ, अगर ये अगले चंद सालों में हमने कोई एक्शन ना लिया और हमारे ये जो एंटीबायोटिक है सारे रेजिस्टेंट हो गए, तो फिर हमारे इतनी डेथ्स होंगी। और अच्छा, फिर एक और बड़ा जो एक भयानक किस्म का आगे मुस्तकबिल है, वो ये है कि वेस्ट जो है, जो कि असल दवाइयाँ ईजाद करते हैं, सही, एक मॉलिक्यूल बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कॉपीराइट रख दिया कि जो कंपनी एक नया मॉलिक्यूल लाएगी, 5 साल या 10 साल मुख्तलिफ होते हैं, ये इसका कॉपीराइट, ये ट्रेड इसका है, ट्रेडमार्क है, और इसको कोई और बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता, बना नहीं सकता। जब वो ख़त्म हो जाएगा उसका जो है हक, फिर तो ऐसे मशरूम की तरह कंपनियां बनाना शुरू कर देती है ना। अच्छा, वो वेस्ट क्यों नहीं एंटीबायोटिक बना रहा? क्योंकि उनका मसला नहीं है, उनके यहाँ तो इन्फेक्शन ही नहीं है। वो बनाते हैं किसकी दवाइयाँ? शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की, हार्ट डिजीज़ की। इसलिए कि एक बंदे एंटीबायोटिक कोई खाएगा तो हफ्ता 10 दिन खा लेगा, उनकी जो सेल होनी है वो हफ्ता 10 दिन होगी। जो डायबिटीज़ वाला खाएगा तो वो सारी उम्र खाएगा, लिहाजा उनका एक पेशेंट उनकी दवाई के ऊपर पड़ गया तो वो तो साला साल चलेगा। इसलिए एंटीबायोटिक में उन्हें फ़ायदा नहीं है। कंपनियां देखती हैं फ़ायदा किस में है, तो लिहाजा नया मॉलिक्यूल, चूँकि रेजिस्टेंस हो गई है बहुत ज़्यादा, नया मॉलिक्यूल भी नहीं आ रहा। और जो बचे हुए हैं, अब जैसे कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था जी। उसमें एजिथ्रोमाइसिन हमने दे के और ये थी हमारी सेकंड लाइन ड्रग कि जो कि हमने इवन टीबी के भी कुछ पेशेंट्स को देते हैं, और टाइफाइड में भी जो है ये सेंसिटिव थी। सही। इसका भी आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो ये जब बेतहाशा यूज़ होता है, एक और चीज़ है वो भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि किसी दवाई को अगर 10 साल बंद कर दें ना, 10 साल उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दें, अवेलेबिलिटी बंद कर दें मार्केट से, वो दोबारा सेंसिटिविटी उसकी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। जैसे सेप्ट्रॉन ऐसे बिकी कि जैसे चने मुफ्त के बिक रहे होते हैं, इंतहाई रेजिस्टेंट होगी। हालांकि सेप्ट्रॉन से टाइफाइड का इलाज होता था, सस्ती सी दवाई थी। किसी भी मेडिसिन के रेजिस्टेंट हो सकता है बंदा, चाहे वो पैरासीटामोल या कुछ भी है। देखिए अपना ये जो एंटीबायोटिक्स है ना, या और भी बेशुमार दवाइयाँ, ये जो भी, अच्छा आप क्या, मैं रेजिस्टेंस की आपकी मिसाल देती हूँ। आप एक दिन एक कोल्ड ड्रिंक पिए या एक सिगरेट पिए, वो क्या होगा? ये एडिक्शन है। एडिक्शन और रेजिस्टेंस तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। ठीक है कि आपको उतना ही सुरूर लेने के लिए आपको उसकी मिकदार बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस तो हर चीज की है, आप जिसका ओवर यूज करेंगे रेजिस्टेंट उसकी रेजिस्टेंस। मतलब पहले ये था कि 1 कप चाय पीने से सारी रात आप जागते रहते थे, अब 10 कप भी पी लें तो फिर भी नहीं असर होता।